हेलो स्टूडेंट्स, फिर से केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को लेके 10th क्लास के लिए हाजिर हूँ। पिछली वीडियोस आपने उम्मीद है देख ली होंगी। अगर नहीं तो एक बार फिर से उन वीडियोस के साथ जुड़ जाना, ताकि आपको आज वाली पिछली के साथ लिंक करती हुई मिले कि हमने पहले क्या समझा और अब क्या समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो अपनी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू मैं साथ में दे दूँगा। चैप्टर हमारा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण हिंदी में बोलते हैं। टॉपिक्स हमने अब तक ये उठाए हैं: केमिकल किसको बोला, रसायन, रिएक्शन क्यों किसको बोल रहे हैं, अभिक्रिया, इक्वेशंस हम किसको बोलेंगे, समीकरण। ये मैं पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, तो आप दोबारा देख लें एक बार, ताकि आपको तीनों के बारे में पता चल जाए मैंने क्या बताया था, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चंस को देने में कोई दिक्कत ना आए, आंसर देने में। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि फैक्टर्स फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन को, एक अभिक्रिया को होने के लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है, क्या नोट करेंगे। ये भी 3-4 पॉइंट थे जो कि मैंने उसमें बताए थे: कलर का बदलना, अवस्था का बदलना यानी स्टेट का बदलना, गैस का पैदा होना, या फिर कुछ इस तापमान का बदलना। ऐसी कुछ बातें हमने की थी, अब अगर आपको याद हो तो। उसके बाद हमारा टॉपिक चला था कि हमने इक्वेशन को लिखना कैसे है, यानी कि अगर राइटिंग करनी हो इक्वेशन की, तो ये हमारा टॉपिक उसमें चला था। शब्द हिंदी में इक्वेशन को मैं वर्ड फॉर्म, मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपसे शब्दों में बोला, मैग्नीशियम इज़ बर्नड एंड प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने थोड़े शब्द इस्तेमाल कर लिए। या मैग्नीशियम इज़ बर्नड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जलाया गया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। पर मेरे शब्द कितने बढ़ गए। इसको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था उसके लिए आप वर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी शब्द समीकरण का। कैसे? वो ये था: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो बर्निंग शब्द मैंने बोला उसके लिए ऑक्सीजन, एरो मार्क, यानी उसके बाद हम बताएंगे क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब बातों में से कुछ शब्द निकल गए। जैसे मैग्नीशियम बर्नड विद, बर्नड मैंने बर्नड निकाल दिया। टू गिव या गेट्स कन्वर्टेड, ये शब्द आए थे, वो भी निकाल दिए, मैंने एरो लगा दिया। ये सब बातें पीछे डिस्कस हो चुकी हैं। एक बात मैंने ये भी बोली थी, इसको और छोटा किया जा सकता है, और भी कोई तरीका है, ये भी शब्द हमारे कम हो जाएं। उसके लिए मैंने आपको ये कहा था कि 9th क्लास में सिंबल्स अगर याद किए हैं तो आपके काम आएंगे। एक चैप्टर था वहाँ पे, 3rd या 4th चैप्टर था, जिसमें 20 एलिमेंट्स के सिंबल थे, यानी कि रासायनिक संकेत, और साथ साथ उनका एटॉमिक मास भी दिया हुआ था, यानी आणविक द्रव्यमान। हिंदी में बोलेंगे आणविक द्रव्यमान, थोड़ा टेक्निकल शब्द हो गया, एटॉमिक मास इंग्लिश में। ये ज़रूरी हैं 3 बातें, अब जो आगे समझने जा रहे हैं उसके लिए मैं कोशिश करूँगा साथ साथ बताऊँ। अगर अभी भी याद नहीं किए हैं तो वो बुक अपने पास रख लेना कहीं से अरेंज करके, या वो पेज की फ़ोटो स्टेट करवा के रखिए, वो आपके काम आएगा। या जो जो एलिमेंट्स की बात, जिन जिन तत्वों की बात यहाँ चैप्टर में अब आगे आगे वीडियोस में होगी, मैं कोशिश करूँगा कि उनके आणविक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास मैं साथ साथ बताता जाऊँ और आप उनको अपने नोट्स में लिखते जाएं। ठीक है? तो इसको छोटा करने का दूसरा ढंग क्या था? पहला तो था वर्ड फॉर्म में लिखना, यानी शब्द समीकरण में। अगला तरीका सिंबल फॉर्म, यानी कि रासायनिक संकेत समीकरण शक्ल में। हम, जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा ही नाम है कोई, जैसे आपके किसी का नाम है ज्ञान प्रसाद शर्मा, अब वो ज्ञान प्रसाद शर्मा लंबा लिखने की बजाय क्या करेगा? जी पी डॉट डाल के उसने क्या किया? अपने नाम के सिंबल्स लिख दिए। ठीक है? काम कर कम हो गया ना थोड़ा सा। ऐसे ही यहाँ पे है मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, ध्यान से लिखना है, मर्जी नहीं करनी। M बड़ा G छोटा, आकार में फर्क। ऑक्सीजन O2, अकेला O नहीं, मैंने नीचे एक प्रश्न चिन्ह बनाया यानी क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैंने O क्यों नहीं लिखा, मैंने O2 क्यों लिखा। इसका मतलब है यहाँ जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है बेटा, वो गैस फॉर्म में हो रही है, मॉलिक्यूल फॉर्म में हो रही है, अणु शक्ल में हो रही है। अणु और परमाणु 2 शब्द होते हैं। परमाणु एक एटम को बोला जाता है, जैसे मैग्नीशियम परमाणु लिया मैंने, एटम। ऑक्सीजन मैंने 2 लिए, यानी एक O और एक और O। जो 2 O मैंने बोले हैं वो एटम है, वो परमाणु है, दोनों दोनों को मिलाकर एक अणु बना, तो वो बन गया O2। यानी ये जो लिया है गैस मैंने, वो आणविक फॉर्म में लिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है? और किसी भी गैस को आपने ऐसे ही लेना है, O2, H2, CO2, Cl2, N2, ये सब गैसेज हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सब मैंने जो बोली। इसके बाद
जो इसका प्रोडक्ट बना उसके इतने लंबे स्पेलिंग लिखने की बजाय मैंने मैग्नीशियम को क्या लिखा, Mg, ऑक्साइड को क्या लिखा, अकेला O। इसको O2 नहीं लिखना, ये गैस नहीं है, ये अब तत्व बन गया, एलिमेंट इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो और छोटा काम हो गया। ये हमारा पिछला रिव्यू था जो हमने अभी तक पढ़ा। 2-3 मिनट लगा के मैंने कोशिश की है कि आपको पिछला याद रहे, फिर भी आप पिछली वीडियोस में देख लें, थोड़ा और डिटेल पता लग जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि हमने ये जो लिखा है क्या ये सही लिखा है। इसके लिए आपको इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम्स काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? एटम्स यानी परमाणु। वो कहाँ लिखे हुए हैं? इसके पैरों में। Mg के यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा, 1 है, 0 नहीं बोलना। O के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। इसके 2 परमाणु हैं, 2 एटम। इसके कितने हैं? 1 एटम। और इधर देखिए Mg का 1 एटम है यानी कि वो बराबर है, बट O का 1 है और इधर कितने हैं? 2। तो ये समीकरण मैथ्स के हिसाब से भी दोनों तरफ से बराबर अणु या बराबर परमाणु शो नहीं कर रहा, बराबर एटम्स शो नहीं कर रहा। दोनों तरफ की बराबर होने चाहिए नंबर्स, बिल्कुल एक जैसे। तो फिर इस समीकरण में कमी क्या है? ये अनबैलेंस्ड है, ये असंतुलित है। आज की वीडियो का हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी कि समीकरण को संतुलित करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये समझाने की कोशिश की है, अभी जस्ट पहले, संतुलित करना यानी बैलेंस करना किसको बोलते हैं और क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि इस तरफ और इस तरफ जो कुछ भी लिखा है उसके एटम्स इधर भी उतने ही होने चाहिए। जितना भार इस तरफ आएगा भार, वो उधर भी उतना बराबर होना चाहिए। वो भार वाली बात मैं अभी थोड़ी देर ठहर के क्लियर करूंगा, अभी एटम्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे। ये जो मैंने बोला कि इधर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं यानी परमाणु, उतने इधर होने चाहिए, ये था क्या? ये कहाँ से आई बात? ये आई यहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंग्लिश में, हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान शब्द हिंदी में किसको बोला मैंने? मास को। संरक्षण किसको बोला? कंजर्वेशन को। लॉ को क्या बोला? नियम। अपनी बुक्स जब आप खोलेंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी जब वीडियो का एंड होगा तो इसके नीचे जो PDF के लिंक डाले जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, दोनों के लिए होते हैं। बेटा मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं पूछने के लिए या कई बार क्वेरी करते हैं, वो ना ऊपर से वीडियो आप देख लेते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे होते हो। जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है उतनी इंपॉर्टेंट उसके नीचे टाइप्ड डिस्क्रिप्शन को भी देखना है। साइड पर जब आप वीडियो देखते हो, वीडियो के नीचे आपको इस किस्म का एक एरो मिलता है, वहां पे दिखा इस टाइप का, उस पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। उसमें PDF लिंक डाला होता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी, ताकि दोनों अपनी अपनी बुक उसको PDF को देखें और जो प्रश्न आपको भेजे जाएंगे उनके आंसर्स आपको वहां से हाईलाइटेड मिले। आप वहां से ढूंढिए, अपनी मर्जी से आंसर या लैंग्वेज मत बनाइए, ठीक है। तो अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। क्यों जरूरी है? मैंने लिखा वाई। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमने लिया है वो असंतुलित है, उसके परमाणु दोनों तरफ के एक जैसे नहीं है, सबके एक जैसे नहीं है। कुछ के एक जैसे होंगे, कुछ के नहीं भी होंगे। कई बार ऐसा होता है इधर भी एक जैसे होते हैं, उधर भी एक जैसे होते हैं। ऐसा भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कुछ भी संतुलित करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही संतुलित होता है। लेकिन यहां नहीं है ना, इसलिए ये उदाहरण उठाइए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम बोलता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है? ये आपको PDF लिंक जो नीचे भेजा जाएगा उसमें हाईलाइटेड मिलेगा। आपको प्रश्न भी भेजा जाएगा कि लॉ ऑफ द्रव्यमान संरक्षण नियम की परिभाषा लिखो, तो वहां पे हाईलाइटेड है, ध्यान से लिखनी है। क्या है? इंग्लिश में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रे रिएक्टेंट जिनका पूरा भार बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये रहा प्रोडक्ट, इसका जितना भार हम निकालेंगे वो इनके टोटल के बराबर होना चाहिए। इनके टोटल भार, अगर इधर 11 ग्राम टोटल आ रहा है उधर भी 11 ग्राम टोटल आना चाहिए। अगर इधर 48 आ रहा है उधर 48 आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर रिएक्शन या समीकरण क्या है? असंतुलित। फिर हम उसको संतुलित पहले करेंगे और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। संतुलित कैसे करेंगे ये अगला टॉपिक रहेगा, अभी नहीं, अभी इसको समझ लें। हिंदी में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर है उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ये हिंदी मीडियम के लिए था लैंग्वेज में।
बातें दोनों केमिस्ट्री में या साइंस में एक जैसी चल रही होती हैं, सिर्फ शब्दों का फर्क होता है। हिंदी में क्या बोला जाए, लिखा जाए, थोड़ा सा उसके लिए मैं बीच में बोल देता हूँ, अदरवाइज समझने के लिए दोनों बातें एक जैसी हैं। मास भी शब्द ने सुना, सभी ने सुना हुआ होता है, और वेट भी सबने सुना हुआ होता है। साइंस में वेट और मास में अंतर होता है, बट आमतौर पर हम इस्तेमाल एक ही जैसा कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर मैंने कहा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मैंने हिंदी में क्या बोला इसको, भार। टेक्निकल हिंदी में क्या बोला, द्रव्यमान। अब ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, नॉर्मल लाइफ में आपने भार सुना होता है, तो वो आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। यही उदाहरण दोबारा, मैग्नीशियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैंने अभी बताया था इनके परमाणु दोनों बराबर नहीं है। सिर्फ मैग्नीशियम का एक परमाणु और मैग्नीशियम का यहाँ एक परमाणु ये बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के दो परमाणु और उसका एक ही है, ये बराबर नहीं है। तो फिर इसमें फर्क क्या आया, दो परमाणुओं का। और क्या फर्क आया, मैंने अभी इस लॉ की बात की थी ना, ये लिखा ना मैंने, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको बताने जा रहा हूँ। एक तो मैंने कहा परमाणु बराबर नहीं है, एक ये बात हो गई, ये सिद्ध करती है कि असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। दूसरी और क्या सिद्ध करती है बात, देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, आई रिपीट, एटॉमिक मास 24 ग्राम है। नोट कर लीजिए, कुछ बातें मैं यही लिख रहा हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 ग्राम है, हिंदी में आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। नोट करते जाओ, अदरवाइज सुनने के बाद भूल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम, कितना, 16 ग्राम आणविक द्रव्यमान। लेकिन क्योंकि इसके दो परमाणु हैं, इसलिए मैंने 2 से गुना भी किया हुआ है। इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका एक है। मैंने यहां एक गुना लिखा नहीं है, किया वही काम है जैसे 2 से किया है। समझ में आ रही, इधर 1 गुना 24 है, उधर 2 गुना 16। तो एक्चुअली ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास है कितना, 16। 2 से गुना क्यों कर रही है, क्योंकि उसके 2 परमाणु हैं। समझ में आ गई, जितने परमाणु उतने से गुना भी करनी है आपने। इधर एरो मार्क, उसके बाद MgO, इनका लिखना है ना, इनके बीच में यहां पर प्लस। मैथ्स में नहीं होता ऐसे, मैथ्स में जब बीच में कोई साइन ना हो तो कहा जाता है मल्टीप्लाई, लेकिन वो मैथ्स में है, साइंस में नहीं है, ऐसे केमिस्ट्री में नहीं है, यहां जमा करना हमको। मैग्नीशियम का दोबारा से 12 ग्राम, मैंने सॉरी गलत हो गया, ये 12 ग्राम नहीं था, आई रिपीट, सॉरी, ये 24 ग्राम, क्योंकि इधर 24 ही लिखा है, प्लस इधर कितना है, 16। अब इसको मैंने 2 से गुना नहीं किया, क्योंकि ये है ही एक, ठीक है। 24 और 16 का टोटल कितना हो गया, 40। ये 40 ग्राम आया, और इसका टोटल कितना आया, 24 जमा 32, ये 16 दूना 32 हो गया ना, 32 जमा 24, 4 2 6, ये 56 ग्राम आ रहा है, वो 40 ग्राम आ रहा है। मैंने क्या कहा था, द्रव्यमान संरक्षण नियम के मुताबिक यानी लॉ के मुताबिक जितना भार इस तरफ आए उतना उधर आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपकी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है। तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन की पहचान क्या है, 2 बातें, पहले उसके परमाणु बराबर नहीं होंगे, सारे बराबर नहीं होंगे, कुछ फर्क आएगा। दूसरा, दोनों तरफ का आणविक द्रव्यमान भी बराबर नहीं होगा, यानी कि टोटल मास, ठीक है। इधर 56 ग्राम आ रहा है, ये काम आप लोगों नाइन्थ में कर चुके हैं। वहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई कंपाउंड दिया जाता था फॉर्मूले के तौर पर, और आपको कहा जाता था इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, ये सब बातें वहाँ हो चुकी हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो चलो ये बता रहा हूँ कि इस तरफ का कुल मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान उस तरफ के कुल मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं आया, इसलिए ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है ये अनबैलेंस्ड है। अब हम इसको सही करने के लिए बैलेंस करेंगे, और उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, कैसे बैलेंस करेंगे। बुक में तो काफ़ी सारे लंबे स्टेप्स बताए गए हैं, मैं इतना लंबा काम तो नहीं आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा सिंपल वे से चलूंगा कि कैसे एक इक्वेशन को आप चेक करते रहोगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो वो हम टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता चल गया कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, पहले। दूसरा, अगर कोई समीकरण बैलेंस नहीं है
तो हम उसको स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये शब्द बोला था, हिंदी में उसको कंकाली समीकरण लिखा था। दोबारा चेक कर लीजिए वीडियो को, आपको वहाँ से फिर से डिटेल में पता लग जाएगा। मैंने इसको कंकाली समीकरण लिखा था। अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी उसी को बोला, कंकाली समीकरण भी उसी को बोला, और स्केलेटन इक्वेशन भी उसी को बोला। 3 बातें बोली, अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी वही है, स्केलेटन इक्वेशन भी वही है, और कंकाली समीकरण भी वही है, जिसके अंदर दोनों तरफ के परमाणु और दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर नहीं होते। ठीक है, इसलिए हमें इनको बराबर करना ज़रूरी है। तो ये उम्मीद है आपको सारी बातें इसमें समझ में आ गई होंगी, और बाकी थोड़ी बहुत अगर रह गई हों तो वो आप पिछली वीडियोस में से क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो में जो अगर आपको बातें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आजकल जैसे पेंडेमिक चल रहा है, सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। इसी में हम सबकी भलाई है। थैंक यू।